साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास की इंग्लिश। और आज हम बताएंगे कि 11th क्लास के इंग्लिश का सिलेबस एकदम पूरा चेंज हो चुका है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न आ चुका है दोस्तों, जो कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी हमारा सेशन 2020-21 में आया है वो पूरा का पूरा सेशन पिछले साल से बिल्कुल अलग है, एकदम चेंज हो गया है। पूरा का पूरा पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया गया है दोस्तों। इसके ऊपर मैं सिलेबस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, जिस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन सी किताबें हैं आपका, और उसमें किस तरीके के प्रश्न और उनका नंबर डिवीजन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस ये भी करके बता दें कि हॉर्नबिल इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक रखी गई है 11th क्लास में दोस्तों। और इसके बाद स्नैपशॉट जो है सप्लीमेंट्री रीडर को भी रखा गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश कौन से क्लास की? फर्स्ट ईयर क्लास की, यूपी बोर्ड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आज पहला चैप्टर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे साथियों, तो यहाँ पर मेरे साथ बने रहिए। सब लोगों को ये तो बात पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जो 2020 और 21 का निर्धारित एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसमें पूरा का पूरा बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। और इंग्लिश कौन सी चलेगी? आज हमारा 11th क्लास जिसमें लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर रहेगा दोस्तों। इसके बाद साथ ही साथ हम आपको ग्रामर का भी पूरा रिवीजन कराएंगे, पूरी की पूरी ऑनलाइन क्लास चलेगी आपकी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें कि किस तरीके का है। यहाँ पर जरा एक बार को देख करके चलिएगा कि जो हॉर्नबिल आपकी प्रोज लगाई गई है प्रोज पोइट्री सेक्शन के लिए उसमें द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पहला चैप्टर है, और इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, तीसरा चैप्टर डिस्कवरिंग, चौथा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। और इसके बाद अगर हम डिस्कस करें आप लोगों से पांचवा चैप्टर द एलिंग प्लानिट है और 6 नंबर का द ब्राउनिंग वर्जन है। इसके बाद चाइल्डहुड है फिर एडवेंचर है, स्किल रोड है फादर ऑफ द सन है। राइटिंग स्किल की अगर इसी तरीके से बात करें साथियों तो नोट मेकिंग बनाना सिखाया जाएगा आपको, समराइजिंग कैसे करते हैं, सब टाइटलिंग कैसे करते हैं, ऐसे राइटिंग लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी अब आपको सिखाया जाएगा फर्स्ट ईयर क्लास में साथियों। इसके बाद स्नैपशॉट अगर सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें भी आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ये पहला चैप्टर है। इसके बाद द एड्रेस है, फिर रंगाज मैरिज है। इसके बाद अगर हम आपसे डिस्कस करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल है मदर्स डे है, फिर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है, वर्थ है टेल ऑफ मेलन सिटी है। तो टोटल अगर हम सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो हमारे सिलेबस में 8 चैप्टर रखे गए हैं साथियों। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें पोएट्री में और सप्लीमेंट्री में तो वहाँ पर भी पोएट्री में भी टोटल 8 चैप्टर है, और जो है प्रोज में भी हमारे टोटल 8 चैप्टर है। तो साथियों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम पूरा का पूरा हिंदी समरी को ही डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की बुक आपके पास होगी तो इंग्लिश का पैराग्राफ वहाँ से देखते जाइएगा, और हिंदी जो मैं समराइज कर रहा हूँ उसको पूरा का पूरा उसे यहाँ से देखते जाइएगा। तो चलो साथियों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहली बुक, उसका नाम क्या है? हॉर्नबिल, ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, और इसमें साथियों हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर कौन सा है जरा बता दो एक बार, कौन सा है पहला चैप्टर? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक बार मेरे साथ फिर से बोल लीजिएगा, आप चैप्टर का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने दोस्तों इसको लिखा, फर्स्ट ईयर क्लास की। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक्स्ट की। मैंने क्या बताया? देखो, इंग्लिश का टेक्स्ट अपने आप पढ़िएगा इसको, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं हिंदी के टेक्स्ट को जल्दी से समराइज कर दूंगा, इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा दोस्तों। तो यहां से हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद क्या है? मेरी दादी भी हर किसी
की दादी की तरह। जैसे हर किसी की दादी होती है, वैसे मेरी दादी भी थी। ओके, एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष में जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, वह बूढ़ी झुर्रियों से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि क्या कहते थे कि वह कभी युवती और सुंदर थी। लेखक कहता है यहाँ पर कि जो हमारी दादी माँ थी वो अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी तथा उनका पति भी था, लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरे दादाजी का चित्र, मेरे दादाजी की तस्वीर, पिक्चर जो कि हम फ्रेम में लगा लेते हैं दोस्तों, तो मेरे दादाजी का चित्र यानी कि पिक्चर, तस्वीर अंगीठी के ऊपर बैठक में लटका हुआ था। तुमने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों का या जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों का जो तस्वीर होता है, पिक्चर होता है, उसे हम अपने कमरे में टांग लेते हैं। वैसे लेखक के दादाजी भी की तस्वीर भी कहाँ टंगी हुई थी? अंगीठी के ऊपर बैठक में लटकी हुई थी। अब उनकी तस्वीर को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया है लेखक ने कि जो दादाजी थे उनकी तस्वीर कैसी थी, तो ज़रा समझिएगा। उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी तथा ढीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी और जो उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी, ओके, वो उनके छाती के अधिकतर भाग को ढका हुआ था। किसने? उस सफ़ेद लंबी दाढ़ी ने उनके चेस्ट के, उनके छाती के अधिकतर भाग को ढक रखा था तथा वे कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। अगर हम तस्वीर की बात करें तो तस्वीर में वो ऐसे लगते थे जैसे कि उम्र उनकी 100 वर्ष की हो। इसके बाद वे ऐसे नहीं लगते थे जिनकी पत्नी तथा बच्चे हों। वो बहुत ही हंसमुख और चेहरे से एकदम जीवंत स्वभाव के नज़र आ रहे थे। वे तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते और पोतियाँ हों। ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे थे। तो साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे कि जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, अगर मैं अपनी दादी की, ग्रैंड माँ की बात करूँ और उनके जवान, ओके, युवानेश की या उनकी सुंदरता की बात करूँ, वह घृणात्मक विचार की थी। वे हमें बताती थीं कि बचपन में वे क्या खेल खेलती थीं। उनके लिए ऐसा करना मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था तथा हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हम धर्मगुरुओं के विषय में कथाएं सुनाया करती थीं। कौन? दादी माँ। अब सेकेंड पैराग्राफ देखो दोस्तों। सेकेंड पैराग्राफ की इंग्लिश ये रही, ये आपको खुद पढ़ना है इंग्लिश को। ओके, हिंदी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मैं सदैव से छोटी मोटी और बड़ी सी झुकी हुई थी। ओके, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। किनके? दादी माँ के। यहाँ पर कौन जो है लेखक अपनी दादी माँ को डिस्क्राइब कर रहा है, जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं ना कहीं जाती थी। हम विश्वास करते थे कि हमने जब उन्हें देखा है वे सदैव ऐसी ही थीं। वह बूढ़ी थीं, वह इतनी बूढ़ी थीं दोस्तों कि बूढ़ी नहीं हो सकती थीं। अर्थात हम जब से उनको देख रहे थे वो वैसे ही नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उम्र थम सी गई हो। यानी कि 20 वर्ष से हम उनको जैसा देखते थे वैसे ही नज़र आ रही थी। 20 वर्ष से उसी उम्र पर रुकी हुई थी। वो कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, लेकिन वह सुंदर थी। वह घर में बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनकर लंगड़ाकर चलती थीं। अपने कुवड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखती थीं
बाद दूसरे हाथ से माला फेरा करती थीं। तुमने देखा होगा कि बचपन में दूसरे हाथ से वो क्या करती थी, माला फेरा करती थी। उनके चांदी जैसे बाल थे। चांदी जैसे बालों से मतलब दोस्तों उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, क्योंकि चांदी भी किस कलर की होती है, सफ़ेद कलर की। तो उनके बाल भी एकदम सफ़ेद हो गए थे। उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। यानी कि वो सफ़ेद बाल उनके झुर्रियों वाले गालों पर, चेहरे पर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे चेहरे के जो लालिमापन होता है, जो खूबसूरती होती है, वो कम होती चली जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। वैसे ही उनके सफ़ेद, और सिर भी जो है वो हिलने लगता है। तो उनके सफ़ेद बाल जो है पीले और झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे हुए थे, फैले हुए थे। उनके होठ निरंतर चुपचाप प्रार्थना करने में हिलते रहते थे। यानी कि वो हमेशा माला फेरती रहती थीं और प्रार्थना करती रहती थीं। कौन? माता, इनकी दादी। हाँ, वे सुंदर थीं। वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य सी लगती थीं। स्वच्छ, श्वेत, शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति तथा संतोष का वातावरण था दोस्तों। यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव, एकदम कहीं कोई शोर शराबा नहीं था। जिस जगह पर वो होती थी एकदम शांतिमय प्रतीत होता था दोस्त। इसके बाद हम दोस्तों आज डिस्कस करेंगे तीसरे पैराग्राफ को, और तीसरे पैराग्राफ की इंग्लिश ये है, वो आपको खुद पढ़ना है, हिंदी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसके बाद मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। यानी कि मेरी दादी जी से, लेखक कह रहा है ये बात, लेखक कहता है कि मेरी दादी से मेरी बहुत पटती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम फ्रैंकली थे। ओके, जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए। यानी कि जब लेखक के माता पिता लेखक को छोड़ करके शहर में बसने के लिए चले गए, तब लेखक जो है वो अपनी ग्रैंड माँ के पास रह गया, अपनी दादी के पास रह गया। इसके बाद तथा हम सदैव साथ रहते थे। ये दोनों लोग, लेखक और इनकी दादी, दोनों लोग साथ साथ बहुत हर्षोल्लास से, खुशियों के साथ प्यार से रहते थे। वे मुझे सवेरे उठाती थीं तथा स्कूल के लिए तैयार करती थीं। जब वे मुझे स्नान कराती थीं तथा कपड़े पहनाती थीं तो अपनी प्रार्थना नीरस तरीके से गाया करती थीं, इस आशा के साथ कि सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी। ओके, और वो हमेशा मेरे सामने ही प्रार्थना को गाया करती थी और वो इस उम्मीद के साथ मेरे साथ प्रार्थना गाती थी जिससे कि मुझे भी वो प्रार्थना याद हो जाए। जैसे स्कूल में नहीं होता है, डेली डेली हमारी प्रार्थना सभा लगती है और उसमें हम प्रार्थना गाते हैं और हमें धीरे धीरे वो प्रार्थना याद हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि मैं सुनता तो इसलिए था, मुझे उनका स्वर अच्छा लगता था। यानी कि उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी और सुंदर लगती थी, लेकिन मैंने याद करने की चिंता नहीं की। फिर वे जो है इसी तरीके से मेरी लकड़ी की तख्ती, यानी कि पहले के ज़माने में लकड़ी की तख्ती चलती थी जिसके ऊपर हम अपने शब्दों को लिखना सीखते थे। यानी कि लकड़ी की तख्ती जिसे मैंने पहले ही मुल्तानी मिट्टी से पोता हुआ था, एक छोटी सी मिट्टी की दवात। ओके, पहले हम लोग क्या करते थे, लकड़ी की कलम बना लेते थे और उस लकड़ी की कलम को खड़िया में ऐसे करके डुबोते थे और उस खड़िया से ब्लैक तख्ती के ऊपर लिखा करते थे दोस्तों। छोटी सी मिट्टी की दवात तथा सरकंडे की कलम, सरकंडे यानी कि बांस वगैरह की हम क्या करते थे, कलम बना लेते थे और उससे लिखते थे। यानी कि इनकी दादी माँ भी लेखक को पढ़ाने के लिए एक तख्ती को पहले पोतती थीं और इसके बाद खड़िया में सरकंडे की बनी हुई कलम लाती थी और उनसे कहती थी और उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थी कि बेटा जाओ स्कूल। यानी कि तख्ती को लटका दिया, बोले जाओ स्कूल में पढ़ना जा कर के मास्टर साहब के साथ। अब क्या हुआ कि फिर हम एक मक्खन तथा शक्कर लगी हुई
हुई मोटी बासी रोटी का नाश्ता करके स्कूल चले जाते थे। तुमने बचपन याद करिएगा, बचपन में क्या होता था कि मम्मी जो हैं वो 2 रोटी घी से या नमक से या चटनी से चुपर करके दे दिया करती थी बासी, और बस वो खाते खाते स्कूल चले जाते थे। वे अपने गांव के कुत्तों के लिए अनेक चपातियां ले जाते थे। गांव में आज भी जो है जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, ओके पूर्वज होते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही खाना खाया तो थोड़ा सा खाना छोड़ लेते हैं और उसको हाथ में पकड़ करके बाहर अगर कोई कुत्ता बैठा हुआ होता है तो उसके आगे डाल देते हैं। तो कुछ वही पूरी यादें उनकी दादी माँ भी लेखक की कुछ ऐसी ही थी कि कुछ चपातियाँ जो हैं वह कुत्तों के लिए बचा करके रखती थीं, और दादी माँ हमेशा कुत्तों को वो चपातियाँ, वो रोटियाँ डाल देती थी दोस्तों। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 इंग्लिश अपने आप पढ़ेंगे, हिंदी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो देखो हिंदी अनुवाद में क्या है। अब आगे 4 पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है, क्या डिस्क्राइब करता है कि मेरी दादी सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ ही था। वहाँ पर पास में मंदिर भी बना हुआ था और वहीं पास में हमारा स्कूल बना हुआ था। तो मेरी दादी भी मेरे साथ साथ जाती थी, और मैं दादी के पुजारी हमें बड़माला तथा प्रातःकालीन मॉर्निंग के टाइम पे होने वाली प्रार्थना को गाना सिखाते थे। जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर बैठे मिलकर बड़माला अथवा प्रार्थना गाते थे तो मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का क्या करती थीं, पाठ करती थीं। जब हम दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, ओके, तो वो हमें घर की ओर चल देते थे। ओके, गांव के कुत्ते हमें मंदिर के बाहर मिलते थे। अर्थात हमने क्या बताया, इनकी दादी माँ जो थी वो कुछ चपातियाँ ले आती थीं, और जो मंदिर के बाहर कुत्ते बैठे हुए होते थे उन कुत्तों को वो चपातियाँ डाल देती थीं। कौन? दादी माँ। किसकी? लेखक की। और उनके लिए लड़ते हुए, ओके, गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे, और वो कुत्ते जो हैं रोटियों के लालच में जो है लड़ते हुए गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। इसके बाद 5वां पैराग्राफ दोस्तों ये है, और मैं बता दूं फर्स्ट ईयर क्लास का मैं पहला चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा ही पूछा जाएगा। अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा किसने, एक बार फिर से हमारे साथ बोल दो, खुशवंत सिंह ने। वंस मोर यू रिपीट इट। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर? खुशवंत सिंह। क्लियर नाउ? ओके, तो यहाँ पर मैं अगले पैराग्राफ को डिस्कस करूँगा, जिसमें जब मेरे माता पिता आराम से, क्योंकि इनके माता पिता इनको दादी के पास छोड़ करके शहर में बसने के लिए चले गए थे, तो जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड़ आया। ओके, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं बस के द्वारा अंग्रेजी स्कूल में जाता था। यानी कि अब लेखक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगा, और वहाँ इंग्लिश मीडियम जब ये लेखक और इनकी दादी जो हैं शहर पहुंच गए, क्योंकि जब इनके माता पिता शहर में जो है बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे और अपनी माँ यानी कि उसकी दादी माँ दोनों को शहर बुला लिया। लेखक पहले गांव के स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वह इसको इंग्लिश मीडियम शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है और बस से स्कूल जाता है। अब पहले उसकी दादी माँ उसको स्कूल छोड़ने जाया करती थी, लेकिन अब वो उसकी दादी माँ उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाती। गली में कुत्ते नहीं थे। पहले जब गांव में दादी माँ थी तो कुत्ते होते थे और उनके लिए दादी माँ चपातियाँ डालती थी, लेकिन जब वो शहर में रहने के लिए आ गई, अब वहाँ पर कोई कुत्ते नहीं होते। ओके, उन्होंने घर के आंगन में ही चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। जब कोई कुत्ता नहीं मिला तो वो घर के आंगन में ही
कुछ चावल के दाने या गेहूं के दाने या कोई भी अनाज के दाने हुआ करते थे, उन दानों को आंगन में ही बिखेर दिया करती थी दादी माँ, और उनको चुगने के लिए कुछ चिड़ियाँ जो है आ जाया करती थीं, यानी कि अपने आंगन में ही चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। तो पैराग्राफ नंबर 5 आपको समझ आया होगा साथियों। अब पैराग्राफ नंबर 6 की हम बात करते हैं। इंग्लिश खुद पढ़ो अपने आप, हिंदी हम समझाते हैं। तो देखिए, ज्यों ज्यों साल बीतते गए साथियों, ज्यों ज्यों साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे, यानी कि जब शहर में आ गए तो दादी माँ से हमारी मुलाकात बहुत कम हो पाती थी। वे कुछ समय तक तो मुझे जगाती रहीं, ओके, तथा स्कूल के लिए तैयार करती रहीं, लेकिन जब मैं वापस आता तो वे मुझसे पूछती थीं कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न साइंस नॉलेज यानी कि विज्ञान ज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता था। ओके, अर्थात जो भी लेखक को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था वह उस इंग्लिश मीडियम स्कूल की बातें करता था। इसके बाद तो ये सब जब उसे गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या पृथ्वी के गोल होने की बातें बताता, तो वो ये सब बातें सुन कर के दादी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी। वे मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थीं, क्योंकि दादी माँ ने ये सब चीज़ें कभी भी पढ़ी नहीं थीं, कभी नहीं जानी थी, इसीलिए वह अपने पोते को पढ़ने में कोई भी मदद नहीं कर पा रही थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वे पढ़ाते थे, यानी कि लेखक को जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था वह उन पर विश्वास नहीं करती थी। कौन? दादी माँ, क्योंकि दादी माँ पुराने ख्यालात की थीं, पुरानी बातों को समझती थीं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बचा रही थीं। ओके, तथा वह इस बात पर दुखी होती थी कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जा रहा है, यानी कि जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या हमारे ईश्वर के बारे में बच्चों को कुछ भी नहीं बताया जाता, आध्यात्म के बारे में बच्चों को कुछ भी अध्ययन नहीं कराया जाता। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। वो बहुत परेशान हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, यानी कि दादी माँ का ये मानना था कि संगीत जो है वो अशोभनीय चीज़ होती है, अशोभनीय चीज़ों से है, ये भिखारियों तथा वैश्याओं का एक अधिकार है, यानी कि ये संगीत और ये सब चीज़ें जो है वो भिखारियों और वैश्याओं का एकाधिकार इन चीज़ों पर होता था। और इसके बाद भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं होता था, और जो भले लोग होते थे, रिस्पेक्टेड लोग होते थे, ओके, उनसे इनका कोई मतलब कि संगीत का किसी तरीके से कोई मतलब नहीं था। वह बोली तो कुछ भी नहीं बच्चे से, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराज़गी था। दादी माँ नाराज़ हो जाती थीं कि पता नहीं आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद वे मुझे कभी कभी बोलती थीं, बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं बोलती थीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम 7 पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए। मैं बहुत जल्दी ही इसका पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और एक आप लोगों से एक विनती है साथियों कि अगर आपको ये चैनल आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चैनल को शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक विद्यार्थी इस लॉकडाउन में लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।